आप जिस दुनिया के राजा हैं, क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रजा असल में किस हाल में जी रही है? एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले विक्रम सिंह राठौर को भी यही लगता था कि उसकी फैक्ट्री एक मंदिर है और मजदूर उसके भक्त। लेकिन एक गुमनाम चिट्ठी, सिर्फ एक लाइन ने उसके भरोसे की दुनिया हिलाकर रख दी। और जब वो सच जानने के लिए अपनी पहचान छिपाकर एक आम मजदूर बनकर अपनी ही फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचा, तो अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। आखिर क्या था उस दरवाजे के पार? आइए जानते हैं। शाम का सूरज मुंबई के क्षितिज पर पिघले हुए सोने की तरह फैल रहा था, लेकिन विक्रम सिंह राठौर की 30वीं मंजिल पर स्थित पेंट हाउस की खिड़कियों से यह नजारा भी फीका लग रहा था। उनके हाथ में एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर की भारी भरकम ट्रॉफी थी, जो क्रिस्टल और सोने से बनी थी। उसकी चमक विक्रम की आंखों की चमक के सामने कुछ भी नहीं थी। आज वह सफलता के शिखर पर थे। राठौर स्टील एम्पायर, जो उन्हें अपने पिता स्वर्गीय देव सिंह राठौर से विरासत में मिला था, आज देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक थी। सर, आपकी स्पीच शानदार थी। हर न्यूज चैनल पर आप ही छाए हुए हैं। उनके मैनेजर मिस्टर तिवारी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। तिवारी की आवाज में शहद से भी ज्यादा मिठास थी और उसकी कमर जरूरत से ज्यादा झुकी हुई थी। वह पिछले 10 सालों से विक्रम का दाहिना हाथ था, या यूं कहें कि विक्रम की आंख और कान था, जो फैक्ट्री की हर अच्छी खबर उन तक पहुंचाता था। विक्रम ने मुस्कुराकर ट्रॉफी को मेज पर रखा। तिवारी, इसका श्रेय तुम्हें और हमारी टीम को जाता है। तुमने जमशेदपुर की फैक्ट्री को जिस तरह संभाला है, वह काबिले तारीफ है। हमारे मजदूर खुश हैं, उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिताजी आज जहां भी होंगे गर्व कर रहे होंगे। देव सिंह राठौर, यह नाम विक्रम के लिए सिर्फ एक पिता का नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श था। उन्होंने इसी स्टील फैक्ट्री में एक मजदूर के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। अपनी मेहनत, ईमानदारी और जमीनी समझ से उन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। विक्रम को अक्सर उनके शब्द याद आते थे। बेटा, ये मशीनें लोहा बनाती हैं, पर इंसानियत इन मशीनों को चलाने वाले मजदूरों के पसीने से बनती है। उनका ख्याल रखना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तिवारी ने तुरंत हामी भरी। बिल्कुल सर, देव बाबूजी का आशीर्वाद ही है। और मजदूर? सर, वो तो आपको देवता मानते हैं। उनके लिए तो आप अन्नदाता हैं। हर कोई आपकी लंबी उम्र की दुआ करता है, और अन्नदाता हैं 8 दशक को देवता मानते हैं। विक्रम ने संतोष की एक गहरी सांस ली। यही तो वह सुनना चाहते थे। वह एक अच्छे मालिक थे, एक आदर्श मालिक। उनकी कंपनी मजदूरों को समय पर वेतन देती थी, बोनस देती थी, और तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार उनके रहने और खाने का भी उत्तम प्रबंध था। वह अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे थे। रात के खाने के बाद जब विक्रम अपनी स्टडी में बैठे अपनी पसंदीदा व्हिस्की का आनंद ले रहे थे, तभी उनका ध्यान मेज पर पड़े आज के डाक के ढेर पर गया। बिल और बिजनेस पत्रों के बीच एक अजीब सा हाथ से लिखा हुआ भूरे रंग का लिफाफा था। उस पर कोई भेजने वाले का पता नहीं था, बस उनका नाम और ऑफिस का पता लिखा था। उत्सुकतावश उन्होंने उसे खोला। अंदर एक मुड्डा तोड़ा मैला सा कागज था। उस पर कोयले के अक्षर जैसे भद्दी लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी। सेठ जी, जिस अवार्ड का जश्न मना रहे हो, उसकी नींव हमारे खून और पसीने से नहीं, हमारी आत्माओं को रौंद कर बनाई गई है। आपके देवता नरक में जी रहे हैं। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। विक्रम ने उस कागज को पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। व्हिस्की का गिलास उनके हाथ में कांप गया। यह क्या बकवास थी? किसी जलने वाले की हरकत, कोई प्रतिद्वंद्वी, लेकिन लिखावट वह किसी पढ़े लिखे इंसान की नहीं लग रही थी। और यह शब्द, आपके देवता नरक में जी रहे हैं। उन्होंने तुरंत तिवारी को फोन लगाया। तिवारी, फैक्ट्री में सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं? फोन की दूसरी तरफ से तिवारी की घबराई हुई आवाज आई। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। आपने इतनी रात को फोन किया, सब खैरियत? विक्रम ने उस चिट्ठी का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। नहीं, बस ऐसे ही, प्रोडक्शन चार्ट्स दिख रहा था। ठीक है, गुड नाइट। फोन रखने के बाद भी विक्रम का मन शांत नहीं हुआ। वह सोने के पिंजरे में कैद एक ऐसे पंछी की तरह महसूस कर रहे थे, जिसे बाहर की दुनिया की सिर्फ वही तस्वीर दिखाई जाती थी जो उसका रखवाला दिखाना चाहता था। क्या तिवारी सच बोल रहा था, या वह कुछ छिपा रहा था? उनके पिता हमेशा कहते थे, रिपोर्ट पर नहीं, अपनी आंखों पर विश्वास करो। उस रात विक्रम सो नहीं सके। वो गुमनाम चिट्ठी उनके सिरहाने रखी थी, और उसके शब्द उनके जमीर पर हथौड़ी की तरह बरस रहे थे। उन्हें अपने पिता का चेहरा याद आया, मेहनत से तपा हुआ, आंखों में ईमानदारी की चमक लिए हुए। क्या वह वाकई अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे, या बस एक भ्रम में जी रहे थे, जिसे तिवारी जैसे लोगों ने उनके चारों ओर बुना था? सुबह होते होते विक्रम एक कठोर निर्णय ले चुके थे। वह रिपोर्टों पर विश्वास नहीं करेंगे, वह तिवारी पर विश्वास नहीं करेंगे, वह अपनी आंखों पर विश्वास करेंगे। वह सच का सामना करेंगे, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उन्होंने अपनी अलमारी का सबसे पुराना और घिसा हुआ ट्रैकसूट निकाला, अपनी डिजाइनर घड़ी उतारी, अपनी कई दिन पुरानी दाढ़ी को शीशे में देखा। एक योजना उनके दिमाग में आकार ले रही थी, एक खतरनाक अप्रत्याशित योजना। वह राठौर स्टील एम्पायर के मालिक विक्रम सिंह राठौर के रूप में नहीं, बल्कि एक आम, लाचार, नौकरी की तलाश में भटकते मजदूर बीरजू के रूप में अपनी ही फैक्ट्री के दरवाजे पर दस्तक देंगे। वह उस नरक को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जहां उनके तथाकथित देवता जी रहे थे। सोने का पिंजरा टूटने वाला था, और विक्रम यह नहीं जानते थे कि बाहर की दुनिया उन्हें तोड़कर रख देगी या एक नया इंसान बना देगी। विक्रम सिंह राठौर के लिए अगली सुबह किसी अवार्ड समारोह की सुबह जैसी नहीं थी। आज कोई शैंपेन नहीं थी, कोई बधाई देने वालों का तांता नहीं था।
आज थी तो सिर्फ एक बेचैनी, एक मकसद और एक गहरा संकट, पहचान का संकट। उन्हें विक्रम सिंह राठौर को मारना था ताकि बीरजू जन्म ले सके। यह काम सिर्फ कपड़े बदलने जितना आसान नहीं था, यह अपनी आत्मा को एक नया चोला पहनाने जैसा था। उन्होंने शुरुआत अपने शरीर से की। पिछले 3 दिनों से उन्होंने अपने आलीशान बाथरूम का रुख नहीं किया था। महंगे परफ्यूम और साबुन की जगह अब उनके शरीर से पसीने की हल्की गंध आने लगी थी, जो उन्हें अपरिचित लेकिन जरूरी लग रही थी। उन्होंने अपनी डिजाइनर दाढ़ी को बढ़ने दिया, जो अब बेतरतीब और कांटेदार हो चुकी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी उनके हाथ। एक उद्योगपति के मुलायम, साफ सुथरे हाथ, जिन्होंने कभी फाइलों और लैपटॉप के अलावा कुछ नहीं छुआ था। ये हाथ उन्हें पहली नजर में ही पकड़वा देते। इसका हल उन्होंने अपने ही घर के पीछे बने विशाल बगीचे में ढूंढा। अगले कुछ दिन उन्होंने बिना दस्तानों के बागवानी की। उन्होंने खुरदरी मिट्टी खोदी, पत्थरों को हटाया, कांटेदार झाड़ियों को साफ किया। उनके हाथों में छाले पड़ गए, त्वचा छिल गई और नाखूनों में मैल भर गया। हर शाम जब जलन से उनके हाथ टीसते तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता। अरबपति विक्रम सिंह राठौर मर रहा था और दिहाड़ी मजदूर बीरजू जन्म ले रहा था। उन्होंने अपने विशाल वॉक इन क्लोसेट के सबसे महंगे सूटों को नजरअंदाज कर अपने पुराने चौकीदार से उसकी एक फटी हुई कमीज और एक मैली सी पैंट मांगी। उन कपड़ों में एक अजीब सी गंध थी, मेहनत, पसीने और गरीबी की मिलीजुली गंध। विक्रम ने जब उन्हें पहना तो आईने में खड़ा शख्स उन्हें कोई और ही लगा। झुके हुए कंधे, थकी हुई आंखें और चेहरे पर एक ऐसी बेबसी जिसे उन्होंने आज तक सिर्फ दूर से देखा था। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं था। उन्हें नौकरी कौन देता? वो सीधे फैक्ट्री के गेट पर जाकर खड़े नहीं हो सकते थे। तिवारी के लोग उन्हें पहचान न भी पाए तो भी बिना किसी जान पहचान के किसी अधेड़ उम्र के आदमी को नौकरी मिलना मुश्किल था। उन्हें एक सहारे की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो राठौर स्टील एम्पायर की नसों में बहने वाले खून को जानता हो लेकिन तिवारी के जहरीले सिस्टम का हिस्सा न हो। तभी उन्हें शमशेर सिंह का ख्याल आया। शमशेर सिंह उनके पिता के जमाने के पुराने और वफादार सिक्योरिटी चीफ थे। 70 साल के, फौलादी जिस्म और उससे भी ज्यादा फौलादी इरादों वाले इंसान। देव सिंह राठौर की मृत्यु के बाद जब विक्रम ने कमान संभाली तो तिवारी ने धीरे धीरे शमशेर सिंह को किनारे लगाकर उन्हें जबरन रिटायर करवा दिया था। तिवारी को शमशेर सिंह की ईमानदारी और उसूलों से डर लगता था। विक्रम ने एक नए अनजाने नंबर से शमशेर सिंह को फोन किया और शहर के एक पुराने, लगभग वीरान हो चुके पार्क में मिलने के लिए बुलाया। शाम के धूम धलके में जब शमशेर सिंह ने बेंच पर बैठे मैले कुचैले बीरजू को देखा तो वह पहचानने से पहले आगे बढ़ गए। लेकिन जब विक्रम ने उन्हें आवाज दी, शमशेर चाचा, तो वह ठिठक कर रुक गए। उन्होंने पलटकर उस आदमी को घूर कर देखा। आवाज जानी पहचानी थी लेकिन शक्ल किसी और की थी। छोटे मालिक, आप इस हाल में? शमशेर सिंह की आंखों में अविश्वास और चिंता एक साथ तैर गए। विक्रम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो गुमनाम चिट्ठी, अपने मन का शक और सच जानने का अपना फैसला। शमशेर सिंह सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। जब विक्रम ने अपनी बात खत्म की तो शमशेर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नमी थी। आपके अंदर बिल्कुल आपके पिता की आत्मा है, आपकी आंखों में पतरा या छोटे मालिक। वो भी सच के लिए किसी भी आग में कूद जाते थे, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। तिवारी एक सांप है, अगर उसे जरा भी भनक लग गई, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए चाचा, विक्रम ने कहा। मुझे फैक्ट्री में एक अस्थायी मजदूर की नौकरी चाहिए, किसी ऐसे ठेकेदार के जरिए जो ज्यादा सवाल जवाब न करे। शमशेर सिंह कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की लकीरें उभर आईं। हो जाएगा। एक ठेकेदार है, सोहनलाल। वो कच्ची भर्ती करता है और तिवारी के चमचों से दूर रहता है। मैं कल सुबह उससे आपकी बात करवा दूंगा। आपकी कहानी यह होगी कि आप गांव से आए बीरजू हैं जिसे काम की सख्त जरूरत है। अगली सुबह विक्रम अपनी मर्सिडीज में नहीं बल्कि एक खचाखच भरी, धुआं उगलती पब्लिक बस में सफर कर रहे थे। पसीने और बीड़ी की मिलीजुली गंध से उनका सिर चकरा रहा था, लेकिन वह हर पल को महसूस कर रहे थे। यह उनके मजदूरों की दुनिया थी। बस की खिड़की से उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री की ऊंची चिमनियों को देखा जो आसमान में काला धुआं उगल रही थी। कभी ये चिमनियां उन्हें अपनी सफलता का प्रतीक लगती थी, आज वे किसी राक्षस के नथुनों जैसी लग रही थी। फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों की भीड़ चींटियों की तरह जमा थी। शमशेर सिंह के बताए अनुसार वह सोहनलाल ठेकेदार के पास पहुंचे। सोहनलाल ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना पूछा, काम कर लेगा? भट्टी के पास गर्मी बहुत है। भट्टी के पास गर्मी बहुत है। विक्रम ने सिर हिलाया। जी कर लूंगा। ठीक है, दिन के 300 मिलेंगे, शाम को हिसाब। और बस इतना ही था। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फॉर्म नहीं। उनकी पहचान, उनकी डिग्रियां, उनका साम्राज्य, सब कुछ उस गेट के बाहर रह गया था। अंदर जाने के लिए उनके पास सिर्फ एक नाम था, बीरजू। वह मजदूरों की लाइन में लग गए। जिस मुख्य गेट से उनकी लग्जरी गाड़ियां अंदर जाती थी वह आज बंद था। मजदूरों के लिए एक छोटा जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था जहां से एक एक करके सबको अंदर भेजा जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड जो विक्रम को देखकर सल्यूट मारते थे आज उन्हें धक्के दे रहे थे। ए बुढ़े, जल्दी चल, लाइन मत लगा। एक गार्ड का धक्का खाकर विक्रम लड़खड़ा गए। उनके अंदर का मालिक एक पल को जागा। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका। वह अब विक्रम नहीं बीरजू थे और बीरजू पलटकर जवाब नहीं देता।
वह चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही उन्होंने उस छोटे दरवाजे से फैक्ट्री के अंदर पहला कदम रखा, एक जोरदार आवाज ने उनका स्वागत किया। यह सिर्फ शोर नहीं था, यह ध्वनि का एक राक्षस था। मशीनों के गरजने, हथौड़ों के पीटने और धातुओं के टकराने की एक कर्णभेदी आवाज जो सीधे दिमाग पर चोट कर रही थी। हवा में जली हुई धातु, कोयले और एक अजीब सी रासायनिक गंध घुली हुई थी। दूर धधकती भट्टियों की नारंगी लपटें अंधेरे कारखाने में किसी नरक के दरवाजे की तरह लग रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। विशालकाय मशीनों के नीचे सैकड़ों मजदूर कीड़ों की तरह काम कर रहे थे। उनके चेहरे कालिक से पुते हुए थे और उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। यह उनकी अपनी फैक्ट्री थी, लेकिन आज वह इसे पहली बार देख रहे थे। यह कोई स्टील एम्पायर नहीं था, यह एक अलग ही दुनिया थी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। और बीरजू नाम का एक मजदूर अपनी असली पहचान खोकर इस दुनिया के सबसे गहरे और अंधेरे कोने में अपना पहला दिन शुरू करने वाला था। ठेकेदार सोहनलाल ने बीरजू विक्रम को उंगली के इशारे से एक विशाल शेड की ओर भेजा, जहां से असहनीय गर्मी की लहरें आ रही थी। भट्टी नंबर 4 पर चले जाओ, वहां सुपरवाइजर मिलेगा, वो काम समझा देगा। विक्रम जैसे जैसे उस शेड की ओर बढ़े, गर्मी और बढ़ती गई। हवा भारी और दमघुंटू थी, जिसमें सांस लेना भी एक मेहनत का काम लग रहा था। उनके महंगे चमड़े के जूतों की जगह आज पैरों में एक फटी हुई चप्पल थी और नीचे का कंक्रीट का फर्श इतना गर्म था कि तलवों में जलन हो रही थी। भट्टी की नारंगी रोशनी में मजदूरों के पसीने से तरबतर शरीर काले भूतों की तरह चमक रहे थे। यह वाकई किसी नरक का प्रवेश द्वार लग रहा था। सुपरवाइजर, एक मोटी तोंद वाला आदमी जिसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता था, ने बीरजू को घूर कर देखा। नया है? चल, वो कोयले के ढेर देख रहा है, उसे उठाकर भट्टी के पास डालना है। रुकना नहीं चाहिए। उसने बिना किसी सुरक्षा निर्देश के, बिना हेलमेट या दस्तानों का जिक्र किए उसे काम पर लगा दिया। कोयले का ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा था। फावड़ा भारी और बेढंगा था। विक्रम ने अपनी जिंदगी में पहली बार फावड़ा उठाया। पहले कुछ प्रयास तो बेकार गए। कोयला उठाने से ज्यादा वह जमीन पर गिरा रहे थे। आसपास के कुछ मजदूरों ने उसे देखकर दबी हुई हंसी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। यहां हर कोई अपनी दुनिया में मग्न था। तभी एक खुरदरी लेकिन हमदर्द आवाज उनके कान में पड़ी। ऐसे नहीं बेटा, फावड़े को ऐसे पकड़ो, कमर सीधी रखो और जोर टांगों से लगाओ। कमर से नहीं, वरना शाम तक बिस्तर पकड़ लोगे। विक्रम ने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 60 के पार होगी उनके पास खड़े थे। उनका शरीर दुबला पतला लेकिन मजबूत था, जैसे किसी पुराने पेड़ का तना हो। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी शांति और थकान का मिला जुला भाव था। मैं राम प्रसाद हूं, लोग काका बुलाते हैं। विक्रम ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। मैं बीरजू। राम प्रसाद काका ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत कर, पहला दिन सबका ऐसा ही होता है। उन्होंने अगले कुछ मिनट उसे काम करने का सही तरीका सिखाया। उनके मार्गदर्शन में विक्रम का काम थोड़ा आसान हो गया। चिंता मत करे, लेकिन फिर भी यह बेहद थका देने वाला था। हर बार जब वह कोयले से भरा फावड़ा उठाते तो उनकी बाहों और पीठ की मांसपेशियों में एक तेज दर्द उठता। पसीना उनकी आंखों में घुस रहा था और कोयले की धूल उनकी सांसों में। घंटे बीतते गए। विक्रम ने समय का हर हिसाब खो दिया था। यहां घड़ी की सुइयां नहीं, बल्कि शरीर का दर्द समय बताता था। उन्होंने देखा कि भट्टी के इतने पास काम करने के बावजूद ज्यादातर मजदूरों ने फटे हुए कपड़े पहने थे और पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थीं। सुरक्षा के नाम पर एक मजाक चल रहा था। एक चिंगारी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक नौजवान लड़का जो भट्टी के पास पिघले हुए लोहे को एक सांचे से दूसरे में डाल रहा था, का पैर फिसल गया था। खौलते हुए लोहे के कुछ छींटे उसके पैरों पर पड़ गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। सुपरवाइजर अपनी जगह से दौड़ा, लेकिन लड़के की मदद करने के लिए नहीं। अंधा है क्या? वो उस पर चिल्लाया। कितना महंगा मेटल बर्बाद कर दिया। चल उठ, काम पर लग, थोड़ा ही तो जला है। लड़के की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप खड़ा हो गया और वापस काम करने लगा। यह देखकर विक्रम का खून खौल गया। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन राम प्रसाद काका ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। चुप रह बीरजू, यहां जुबान खोलने का मतलब है नौकरी से हाथ धोना। अपना काम कर। लेकिन काका, उसे इलाज की जरूरत है, विक्रम ने दबी हुई आवाजों में कहा। यहां इलाज से ज्यादा जरूरी काम है, काका ने एक गहरी ठंडी सांस लेकर कहा। तभी एक और नौजवान मजदूर आगे आया। उसका शरीर गठा हुआ था और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सुपरवाइजर साहब, उसके पैर पर मलहम तो लगाने दो, इन्फेक्शन हो जाएगा। सुपरवाइजर ने उसे घूर कर देखा। बड़ा हमदर्द बन रहा है शंकर, ज्यादा नेतागिरी मत कर, वरना तेरी यूनियन बनाने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। चल, सब अपने काम पर लगो। शंकर ने सुपरवाइजर को गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर उस घायल लड़के को दी और वापस अपने काम पर चला गया। जाते जाते उसकी नजर बीरजू पर पड़ी। उसने बीरजू के साफ सुथरे चेहरे, जो अब कालिक से पुत गया था, और उसके काम के बाद के लड़क सैसे करने के अनाड़ी तरीके को शक की निगाह से देखा, जैसे वह कोई बाहरी चीज देख रहा हो। दोपहर में जब लंच का सायरन बजा तो विक्रम की हालत ऐसी थी कि वह एक कदम भी नहीं चल सकते थे। उनका पूरा शरीर टूट रहा था। राम प्रसाद काका उन्हें अपने साथ एक कोने में ले गए, जहां सभी मजदूर अपनी अपनी टिफिन खोलकर बैठे थे। विक्रम के पास कोई टिफिन नहीं था। ले बेटा, आधा तू खा ले। काका ने अपनी रोटी के 2 टुकड़े करके एक विक्रम की ओर बढ़ा दिया।
विक्रम ने कैंटीन की तरफ इशारा किया। वहां से कुछ नहीं मिलता? काका हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। मिलता है, जाकर देख ले। कैंटीन एक गंदा अंधेरा कमरा था, जहां एक बड़ी सी पतीली में पानी जैसी दाल और एक टोकरे में जली हुई रोटियां रखी थी। विक्रम ने एक प्लेट ली। दाल में दाल ढूंढनी पड़ रही थी और रोटी कोयले की तरह सख्त और कड़वी थी। उन्होंने एक निवाला मुंह में डाला, लेकिन उसे निगल नहीं पाए। यह सिर्फ बेस्वाद नहीं था, यह अपमानजनक था। उन्होंने नजर घुमाई। बाकी सभी मजदूर बिना किसी शिकायत के वही खाना खा रहे थे जैसे उन्हें इसकी आदत हो। यह देखकर विक्रम की आत्मा तक कांप गई। उनके मुनाफे, उनके अवार्ड्स, उनकी सफलता, सब कुछ इसी अपमान की नींव पर खड़ा था। शाम को जब छुट्टी का सायरन बजा तो विक्रम लगभग रेंगते हुए गेट से बाहर निकले। उनके हाथ कांप रहे थे, पीठ सीधी नहीं हो रही थी। सोहनलाल ठेकेदार ने उनके हाथ में 300 रुपए के गंदे मुड़े तोड़े नोट थमाए। अपनी करोड़ों की संपत्ति के मालिक विक्रम ने आज अपनी पहली कमाई की थी। जब वह फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने एक चमचमाती हुई एयर कंडीशन मर्सिडीज को बाहर निकलते देखा। अंदर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर मिस्टर तिवारी बैठे थे, जिनके चेहरे पर संतोष और सफलता की चमक थी। धूल और धुएं के बीच खड़ा, पसीने और कालिख से सना बिरजू उस गाड़ी को तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। आज दो दुनियाओं का फर्क शीशे की तरह साफ हो गया था। आज वह सिर्फ सच जानने नहीं आए थे, आज वह इस नरक का हिस्सा बन चुके थे और उनके अंदर का मालिक अब पूरी तरह से जाग चुका था। यह लड़ाई अब सिर्फ सच जानने की नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा दिन पहले दिन से शारीरिक रूप से थोड़ा कम कष्टदायी था, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ज्यादा तकलीफदेह। विक्रम का शरीर अब दर्द का आदी हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं और वह हर चीज को एक मालिक की पैनी नजर से देख रहा था, भले ही वह एक मजदूर के भेष में था। आज उसका लक्ष्य सिर्फ कोयला ढूंढना नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था की परतों को उधेड़ना था जो तिवारी ने अपनी सुविधा के लिए बना रखी थी। सुबह काम शुरू होते ही उसने देखा कि फैक्ट्री के एक कोने में स्क्रैप यानी रद्दी माल को तौलने का काम चल रहा था। राम प्रसाद काका ने उसे बताया कि मजदूरों को उत्पादन लक्ष्य के अलावा स्क्रैप इकट्ठा करने पर भी एक छोटा इंसेंटिव मिलता है। लेकिन जब विक्रम ने उस प्रक्रिया को ध्यान से देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। कांटा चलाने वाला सुपरवाइजर, जो तिवारी का खास आदमी था, हर बार वजन दर्ज करते समय हाथ की सफाई दिखाता था। वह वास्तविक वजन से हमेशा 10-15 किलो कम लिखता था। यह दिन भर में सैकड़ों किलो की हेराफेरी थी। बचा हुआ स्क्रैप बाद में तिवारी के आदमियों द्वारा चुपचाप बाहर बेच दिया जाता था और पैसा सीधे उनकी जेब में जाता था। मजदूरों को इसका अंदाजा था, लेकिन कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। थोड़ी देर बाद विक्रम ने देखा कि शंकर सुपरवाइजर से बहस कर रहा था। उसके हाथ में फटे हुए दस्ताने थे, जिनमें से उसकी उंगलियां बाहर झांक रही थी। सुपरवाइजर साहब, नए दस्ताने चाहिए, ये पूरी तरह फट चुके हैं। शंकर ने अपनी आवाज को संयत रखने की कोशिश करते हुए कहा। सुपरवाइजर ने तिरस्कार से उसे देखा। स्टोर में अभी स्टॉक नहीं है, 2 हफ्ते बाद आएगा। 2 हफ्ते? तब तक क्या हम नंगे हाथों से गर्म लोहा उठाएं? शंकर का गुस्सा बढ़ रहा था। रजिस्टर में तो हर महीने नए दस्तानों और जूतों की एंट्री होती है, वो सामान जाता कहां है? तुझे काम करना है या नेतागिरी? सुपरवाइजर गरजा। ज्यादा होशियार मत बन। जरूरत है तो गेट के बाहर रमेश की दुकान से खरीद ले, अच्छी क्वालिटी का माल रखता है। अच्छी में काम कराने के बाद हैर के बाद 10। शंकर कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। दोपहर में राम प्रसाद काका ने विक्रम को इस खेल के बारे में बताया। रमेश की दुकान तिवारी के साले की है बिरजू। कंपनी से सुरक्षा उपकरणों के लिए जो पैसा आता है उसे तिवारी और उसके चमचे कागजों में खर्च दिखाकर हड़प जाते हैं। फिर वही माल रमेश की दुकान पर पहुंच जाता है और हमें अपनी ही सुरक्षा के लिए उसे अपनी जेब से खरीदना पड़ता है। विक्रम यह सुनकर सन्न रह गया। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह मजदूरों की जान के साथ एक सोचा समझा खिलवाड़ था। जिस सुरक्षा के लिए वह अपनी कंपनी की पीठ थपथपाते थे, वह असल में एक और घोटाला था। शाम को छुट्टी से पहले विक्रम ने मजदूरों को ओवरटाइम के बारे में बात करते हुए सुना। फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्सर मजदूरों को 2-3 घंटे ज्यादा रोका जाता था, लेकिन उनके कार्ड पर सिर्फ 1 घंटे का ओवरटाइम दर्ज होता था। बाकी के पैसे सीधे सुपरवाइजर और मैनेजर की जेब में चले जाते थे। यह एक संगठित लूट थी जो हर स्तर पर चल रही थी। उस शाम जब विक्रम और राम प्रसाद काका साथ में गेट से बाहर निकल रहे थे, तो विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, काका? राम प्रसाद काका ने एक ठंडी आह भरी और दूर आसमान में उगते चांद को देखने लगे। नहीं बेटा, जब तक बड़े मालिक देव बाबूजी जिंदा थे तब तक यह फैक्ट्री एक मंदिर थी। वह हम में से ही एक थे। वह हर मजदूर को उसके नाम से जानते थे। हमारी बेटियों की शादी में वह अपने हाथ से शगुन का लिफाफा देकर जाते थे। हर हफ्ते वह पूरे फ्लोर का चक्कर लगाते थे। कोई सुपरवाइजर किसी मजदूर से ऊंची आवाज में बात भी कर लेता था तो उसकी शामत आ जाती थी। काका की आंखों में पुरानी यादों की चमक थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। छोटे मालिक विक्रम तो बहुत कम आते थे, और जब आते भी थे तो तिवारी उन्हें सिर्फ वही दिखाता था जो वह दिखाना चाहता था। धीरे धीरे तिवारी ने पुराने वफादार लोगों को हटाकर अपने चमचे भर दिए और इस मंदिर को लूट का बाजार बना दिया। यह सुनकर विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसके पिता ने एक मंदिर बनाया था और उसने अपनी ही लापरवाही और अज्ञानता में उसे लुटेरों के हवाले कर दिया था। तभी पीछे से शंकर की आवाज आई, काका, इस नए आदमी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे आप? शंकर विक्रम को शक की निगाहों से देख रहा था। 4 दिन हुए नहीं इसे आए
और यह व्यवस्था के बारे में इतने सवाल पूछ रहा है? कहीं यह तिवारी का ही कोई जासूस तो नहीं जो यह देख रहा हो कि कौन कौन सरकार के खिलाफ बोलता है? रामप्रसाद काका ने शंकर को समझाया, नहीं शंकर, यह भोला आदमी है, गांव से आया है इसलिए हैरान है। लेकिन शंकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह विक्रम के पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, देखो भाई, तुम जो भी हो, अगर तिवारी के आदमी हो तो जाकर बता देना कि शंकर डरता नहीं है, और अगर हमारे जैसे मजदूर हो तो अपनी जुबान बंद रखो और चुपचाप काम करो। यहां ज्यादा सवाल पूछने वालों का कोई भला नहीं होता। यह कहकर शंकर अपनी राह चला गया। उस रात अपनी अस्थायी झुग्गी में एक फटी हुई चटाई पर लेटे हुए विक्रम को नींद नहीं आई। शंकर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एक तरफ काका का भोला विश्वास था, दूसरी तरफ शंकर का जायज शक। उसे एहसास हुआ कि तिवारी ने न केवल मजदूरों का पैसा और हक लूटा था, बल्कि उसने उनका सबसे कीमती चीज छीन लिया था, विश्वास। यहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। सब डरे हुए थे, सब अकेले थे। विक्रम ने तय कर लिया, वह इस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ेगा। वह सिर्फ तिवारी को सजा नहीं देगा, बल्कि इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन इसके लिए उसे शंकर जैसे नौजवानों का भरोसा जीतना होगा, और यह काम कोयला ढोने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अगले कुछ दिनों तक विक्रम बिरजू ने चुपचाप काम करना और सुनना जारी रखा। उसने शंकर का भरोसा जीतने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया, बस अपना काम मेहनत से करता रहा और मजदूरों के बीच एक अदृश्य साये की तरह मौजूद रहा। शंकर की शक भरी निगाहें अब भी उस पर पड़ती थीं, लेकिन विक्रम जानता था कि विश्वास शब्दों से नहीं, कर्मों से जीता जाता है, और उसे इसका अवसर जल्द ही मिलने वाला था। फैक्ट्री के पैकिंग सेक्शन में एक महिला काम करती थी जिसका नाम पार्वती था। वह एक शांत और स्वाभिमानी विधवा थी जो अपने 10 साल के बेटे के सहारे अपनी जिंदगी काट रही थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अपना काम करती और छुट्टी होते ही अपने घर की ओर भागती। उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर खींची रहती थी, जो उसके बेटे के भविष्य की चिंता थी। एक दिन पार्वती काम पर नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। मजदूरों के बीच कानाफूसी होने लगी। तीसरे दिन खबर आई कि उसका बेटा मोहन बहुत बीमार है। उसे तेज बुखार था और उल्टियां रुक नहीं रही थी। यह खबर जब शंकर तक पहुंची तो उसका विद्रोही स्वभाव एक पल के लिए पिघल गया। उसने काम के बाद सभी मजदूरों को इकट्ठा किया। सुनो भाइयों, पार्वती अकेली है और उसका बेटा बहुत बीमार है। मैनेजर से एडवांस मांगने गई थी तो तिवारी के चमचे ने भगा दिया। हम सब अगर थोड़ा थोड़ा भी मिलाएंगे तो उसके इलाज के लिए कुछ मदद हो जाएगी। शंकर ने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर एक गमछे में डाले। धीरे धीरे बाकी मजदूरों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 10-20 रुपए डालने शुरू कर दिए। जब गमछा बिरजू के सामने आया तो उसने अपनी उस दिन की पूरी दिहाड़ी 300 रुपए उसमें डाल दी। शंकर ने चौंकर उसकी तरफ देखा। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। विक्रम ने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, मैं भी एक बाप हूं, बच्चे की तकलीफ समझ सकता हूं। उस शाम शंकर, रामप्रसाद काका और 2-4 अन्य मजदूरों के साथ विक्रम भी पार्वती के घर की ओर चल पड़ा। पार्वती का घर फैक्ट्री से सटी हुई मजदूर बस्ती में था। विक्रम ने अपनी कार की खिड़की से इस बस्ती को कई बार देखा था, लेकिन आज वह पहली बार पैदल इसके अंदर जा रहा था। जैसे ही उन्होंने बस्ती में कदम रखा, एक असहनीय बदबू ने उनका स्वागत किया। यहाँ कच्ची नालियां खुली हुई थी और कचरे के ढेर जगह जगह लगे थे। बारिश का गंदा पानी गड्ढों में जमा था, जिस पर मच्छर भिनभिना रहे थे। झुग्गियां एक दूसरे से सटकर बनी थीं, जैसे किसी ने माचिस की डिब्बियों का ढेर लगा दिया हो। बस्ती के बीचों बीच एक अकेला हैंडपंप था, जिसके चारों ओर महिलाओं और बच्चों की भीड़ थी। विक्रम ने देखा कि हैंडपंप से निकलने वाला पानी मटमैला और हल्के भूरे रंग का था। उसे रामप्रसाद काका की बात याद आ गई। फैक्ट्री का रासायनिक कचरा और गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के पास की जमीन में छोड़ दिया जाता था, जिसने जमीन के नीचे के पानी को जहरीला कर दिया था। यही पानी इन झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोगों की प्यास बुझाता था। यह पानी नहीं, धीमा जहर था। यह देखकर विक्रम का दिल दहल गया। यह कोई अनजानी बस्ती नहीं थी, यह राठौर स्टील एम्पायर का ही एक अनदेखा और घिनौना हिस्सा था। पार्वती की झुग्गी एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी थी, जिसमें मुश्किल से 2 लोग खड़े हो सकते थे। अंदर एक कोने में एक फटी हुई चटाई पर उसका बेटा मोहन लेटा हुआ था। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। पार्वती उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। शंकर ने इकट्ठा किए हुए पैसे पार्वती के हाथ में रखे। हिम्मत रखो पार्वती बहन, सब ठीक हो जाएगा। हम कल तुम्हें शहर के अस्पताल ले चलेंगे। पार्वती ने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए, लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने बोला है कि गंदा पानी पीने से इसके पेट में इंफेक्शन हो गया है, खून चढ़ाना पड़ सकता है। उसकी आवाज टूट रही थी। विक्रम उस बीमार बच्चे को देखता रहा। उस तपते हुए छोटे से शरीर में उसे अपने साम्राज्य का सबसे घिनौना सच दिखाई दे रहा था। यह बच्चा सिर्फ गंदे पानी से बीमार नहीं हुआ था, वह विक्रम सिंह राठौर की लापरवाही, उसके लालच और उसकी अंधी आंखों का शिकार हुआ था। तिवारी तो सिर्फ एक मोहरा था, असली अपराधी तो वह खुद था। शर्मिंदगी के एक गहरे ठंडे एहसास ने उसे जकड़ लिया। जब सब पार्वती को दिलासा दे रहे थे, विक्रम धीरे से मोहन के पास गया। उसने अपना हाथ बच्चे के माथे पर रखा, जो आग की तरह जल रहा था। फिर उसने चुपके से, बिना किसी को दिखाए, अपनी जेब से एक सोने की पतली चेन निकाली। यह चेन उसके पिता ने उसे दी थी
और वह इसे हमेशा अपनी कमीज के नीचे पहने रहता था। यह उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसने वह चेन और अपनी जेब में बचे कुछ और पैसे बच्चे के तकिए के नीचे खिसका दिए। यह क्या कर रहे हो? पार्वती ने उसे देख लिया था। विक्रम ने घबराकर कहा, कुछ नहीं बहन, गांव में हमारी देवी मां का ताबीज है, बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने बात को टाल दिया और चुपचाप पीछे हट गया। 7 वार के बाद हमजादा देवी मां का बच्चा में कि इमाम सरा देवी मां का बच्चा बजादा सराद हमजादा देवी बस्ती से लौटे समय शंकर चुपचाप विक्रम के साथ चल रहा था। आज उसकी आंखों में शक नहीं बल्कि एक उलझन और सम्मान का मिला जुला भाव था। उसने विक्रम का हाथ बच्चे के सिर पर रखते हुए देखा था और उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वह किसी जासूस की नहीं हो सकती थी। उस रात विक्रम को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार मोहन का बुखार से तपता चेहरा और पार्वती की बेबस आंखें घूम रही थी। उसे अपनी हवेली का साफ मिनरल वाटर और अपने बच्चों का हंसता खेलता चेहरा याद आया। आज पहली बार उसे अपने धन, अपनी सफलता से घिन आ रही थी। उसका मकसद अब बदल चुका था। यह लड़ाई अब सिर्फ तिवारी को बेनकाब करने या व्यवस्था को सुधारने की नहीं थी। यह प्रायश्चित की लड़ाई थी। यह उस हर एक बच्चे, हर एक औरत और हर एक मर्द के लिए न्याय की लड़ाई थी जिनकी जिंदगी को उसके मुनाफे ने रौंद डाला था। राख में छिपी चिंगारी अब एक आग बन चुकी थी जो पूरे सड़े हुए सिस्टम को जलाकर राख कर देने के लिए तैयार थी। पार्वती की घटना के बाद फैक्ट्री में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बिरजू, विक्रम अब मजदूरों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। शंकर अब उससे सीधे तौर पर बात करने लगा था और राम प्रसाद काका के साथ साथ उसे भी अपनी योजनाओं में शामिल करने लगा था। पार्वती का बेटा शहर के अस्पताल में भर्ती था और उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। बिरजू ने जो सोने की चेन दी थी उसने एक बच्चे की जान बचा ली थी, लेकिन विक्रम जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। असली बीमारी तो उस व्यवस्था में थी जिसका इलाज अभी बाकी था। तभी एक दिन फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। खबर आई कि अगले हफ्ते यूरोप से एक विदेशी निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल फैक्ट्री का दौरा करने आ रहा है। यह राठौर स्टील एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी डील थी जिससे कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलती। यह खबर विक्रम के लिए एक अवसर और तिवारी के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। तिवारी तुरंत हरकत में आ गया। अगले कुछ दिनों में फैक्ट्री की काया पलट होने लगी, लेकिन यह काया पलट सिर्फ सतह पर थी। जिन दीवारों पर सालों की कालिख और तेल जमा था उन पर सफेदी की मोटी परत चढ़ा दी गई। जंग लगी मशीनों के कुछ हिस्सों को चमकीले रंगों से पेंट कर दिया गया। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा खतरा था या जहां मशीनें टूटी फूटी हालत में थीं, उन्हें मरम्मत चल रही है कि बोर्ड लगाकर पीले टेप से घेर दिया गया ताकि वे किसी की नजरों में न आए। यह ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। स्टोर रूम के ताले खोले गए और सालों से बंद पड़े नए हेलमेट, दस्ताने और जूते बाहर निकाले गए। यह सामान सिर्फ उन मजदूरों को दिया गया जिनके विदेशी मेहमानों के सामने आने की संभावना थी। सुपरवाइजरों ने मजदूरों को इकट्ठा करके सख्त चेतावनी दी, यह सारा सामान सिर्फ दौरे वाले दिन के लिए है। शाम को वापस जमा कराना होगा। और कान खोलकर सुन लो, अगर किसी भी साहब ने तुमसे कुछ पूछा तो सबकी जुबान पर एक ही जवाब होना चाहिए, हम यहाँ बहुत खुश हैं। सेठ जी हमारा देवता की तरह ख्याल रखते हैं। अगर किसी ने भी जरा सी शिकायत की या सच बोलने की कोशिश की तो उसे नौकरी से तो निकाला ही जाएगा। दोबारा इस शहर में कहीं काम नहीं मिलेगा। शंकर, जो यह सब देख और सुन रहा था, का खून खौल रहा था। यह धोखा है, सफेद झूठ। वह अपने साथियों के बीच गुर्राया। कैंटीन में भी चमत्कार हो गया। जिस दिन मेहमान आने वाले थे उस दिन पानी वाली दाल और जली रोटी की जगह मेन्यू में पनीर की सब्जी, पूड़ी और हलवा था। मजदूरों को यह खाना किसी शाही दावत जैसा लग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यह चमक सिर्फ एक दिन की है। कल से उन्हें फिर वही पानी वाली दाल ही मिलेगी। विक्रम इस पूरे नाटक को एक शांत लेकिन सुलगते हुए गुस्से के साथ देख रहा था। यह उसकी अपनी कंपनी थी जिसे एक झूठी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। यह झूठी चमक उसे अंदर तक चुभ रही थी। उसे पता था कि यह दौरा तिवारी का पर्दाफाश करने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन कैसे? अगर वह या शंकर जैसा कोई मजदूर सीधे मेहमानों से बात करने की कोशिश करता तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पास भी नहीं फटकने देते और बाद में तिवारी उनका जीना हराम कर देता। उन्हें कुछ ऐसा करना था कि सच खुद ब खुद सामने आ जाए, एक ऐसे धमाके के साथ कि तिवारी को उसे छिपाने का मौका ही न मिले। दौरे से एक रात पहले शंकर ने कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया और मेहमानों के सामने विरोध करने की योजना बनाई। वह बैनर दिखाकर नारे लगाना चाहता था। जब विक्रम को इसका पता चला तो वह शंकर को एक कोने में ले गया। शंकर, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। वे तुम्हें पागल समझकर हटा देंगे और तिवारी से तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी बताकर मामले को रफा दफा कर देगा। तो फिर क्या करें बिरजू? शंकर ने हताशा में पूछा। क्या हम ये झूठ होने दें? विक्रम ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी की। चिल्लाने से सच सुनाई नहीं देता शंकर, कभी कभी सच को दिखाना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, इस फैक्ट्री में सबसे खतरनाक, सबसे पुरानी चीज क्या है जिसे तिवारी सालों से नजरअंदाज कर रहा है? शंकर ने एक पल सोचा और फिर उसकी आंखों में एक समझ की चमक आई। सेक्शन 7 की ओवरहेड क्रेन। वह क्रेन देव बाबूजी के जमाने की है। पिछले 5 साल से हम उसे बदलने के लिए लिख रहे हैं। उसके तार जर्जर हो चुके हैं और वह चलते हुए ऐसी आवाज करती है जैसे अभी गिर पड़ेगी। तिवारी हर बार मेंटेनेंस के फर्जी कागज बनाकर पास कर देता है क्योंकि नई क्रेन लगाने में लाखों का खर्च आएगा और मुझे यकीन है कि मेहमानों का टूर रूट सेक्शन 7 से बहुत दूर रखा गया होगा। विक्रम ने कहा। हाँ, शंकर ने पुष्टि की। उस तरफ तो किसी को जाने भी नहीं देंगे।
विक्रम ने शंकर के कंधे पर हाथ रखा। तो फिर हमें मेहमानों को सच सुनाना नहीं है शंकर, हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि सच उनकी आंखों के सामने हो। उस रात जब पूरी फैक्ट्री झूठी रोशनी में नहा रही थी और कल के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही थी, तब विक्रम अपनी झुग्गी में जाग रहा था। उसके दिमाग में सेक्शन 7 की वह जर्जर क्रेन घूम रही थी। वह क्रेन सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, वह तिवारी के भ्रष्टाचार, लापरवाही और धोखे का सबसे बड़ा प्रतीक थी। वह एक टाइम बम थी जो सालों से टिक टिक कर रही थी। विक्रम को नहीं पता था कि वह बम कल फटेगा या नहीं, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अगर वह फटा तो उसकी आवाजें उन बहरे कानों तक जरूर पहुंचेगी जो अब तक सिर्फ तिवारी के झूठ सुनते आए थे। मंच सज चुका था और कल आखिरी अंक खेला जाना था। जिस दिन प्रतिनिधिमंडल को आना था, उस सुबह फैक्ट्री में एक अप्राकृतिक शांति और तनाव का माहौल था। हवा में कोयले और धातु की गंध के साथ साथ डर और धोखे की महक भी घुली हुई थी। मजदूरों को नए कड़क हेलमेट और जूते दिए गए थे जो उनके शरीर पर किसी बाहरी कवच की तरह लग रहे थे। हर चेहरे पर एक मुखौटा था, तिवारी और उसके सुपरवाइजरों के चेहरे पर झूठी मुस्कान का और मजदूरों के चेहरे पर जबरदस्ती थोपी गई चुप्पी का। 11 बजे विदेशी मेहमानों का दल फैक्ट्री पहुंचा। वे महंगे सूट पहने हुए थे और उनकी आंखों में पेशेवर पैनापन था। तिवारी किसी कुशल अभिनेता की तरह उनके आगे पीछे घूम रहा था, अपनी चिकनी चुपड़ी अंग्रेजी में कंपनी की उपलब्धियों का बखान कर रहा था। यह हमारी सबसे उन्नत मशीनरी है, हमारा सुरक्षा रिकॉर्ड 100% है, हमारे कर्मचारी हमारे परिवार की तरह हैं। हर एक शब्द एक सफेद जूट था जिसे बड़ी खूबसूरती से परोसा जा रहा था। विक्रम, शंकर और रामप्रसाद काका को सेक्शन 7 के पास टूर के रास्ते से थोड़ी दूर कुछ भारी स्टील प्लेटों को व्यवस्थित करने का काम दिया गया था। यह जानबूझकर किया गया था ताकि शंकर जैसा विद्रोही मेहमानों की नजरों से दूर रहे। जैसे ही मेहमानों का दल पास के सेक्शन 5 में पहुंचा, जहां नई और चमचमाती मशीनें लगाई गई थी, शंकर ने विक्रम की तरफ देखा। यही मौका था। शंकर सुपरवाइजर के पास गया। साहब, इन प्लेटों को हाथ से हटाने में बहुत समय लगेगा। अगर हम पुरानी क्रेन का इस्तेमाल कर लें तो आधे घंटे में काम हो जाएगा। सुपरवाइजर, जो मेहमानों के सामने सब कुछ व्यवस्थित और कुशल दिखाना चाहता था, पहले तो हिचकिचाया। नहीं, क्रेन को हाथ मत लगाना, तिवारी साहब ने मना किया है। लेकिन साहब, अगर मेहमानों ने इस तरफ आकर यह ढेर देखा तो क्या सोचेंगे? शंकर ने चालाकी से कहा। उन्हें लगेगा कि हमारा काम कितना धीमा है। यह बात सुपरवाइजर के मन में बैठ गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, जल्दी से काम खत्म करो और ध्यान से, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। रामप्रसाद काका ने शंकर को रोकने की कोशिश की। रहने दे बेटा, यह ठीक नहीं है। यह लोहा नहीं, मौत का फंदा है। अब पीछे नहीं हट सकते। काका, शंकर ने दृढ़ता से कहा और क्रेन के ऑपरेटिंग केबिन की ओर बढ़ गया। विक्रम चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने यही योजना बनाई तो थी, लेकिन इसके परिणाम की भयावहता अब उसे महसूस हो रही थी। शंकर ने क्रेन का लीवर खींचा। एक भयानक कराहने जैसी कर्कश आवाज गूंज उठी, जैसे कोई बूढ़ा जानवर दर्द से चीख रहा हो। पास के सेक्शन में खड़े मेहमानों और तिवारी ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। तिवारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्रेन का विशालकाय पंजा धीरे धीरे स्टील प्लेटों के ढेर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने प्लेटों को उठाया, क्रेन का पूरा ढांचा कांपने लगा। ऊपर, जहां मोटे मोटे तार चरखी से लिपटे थे, एक के बाद एक कई तार टूटने की चटकने जैसी आवाजें आने लगी। शंकर, नीचे कूद जा, रामप्रसाद काका चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्रेन का एक मुख्य तार एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। हजारों किलो वजनी स्टील की प्लेटों का बोझ अब कुछ जर्जर तारों पर झूल रहा था। क्रेन का पंजा एक पेंडुलम की तरह खतरनाक ढंग से हिला और फिर वह नीचे गिरने लगा। सब कुछ जैसे धीमी गति में होने लगा। मजदूरों की चीखें, धातु के टूटने की आवाज और मेहमानों की घबराई हुई पुकारें सब एक साथ गूंज उठी। वह विशाल बोझ सीधे शंकर के ऊपर गिर रहा था, जो डर के मारे अपनी जगह पर जम गया था। तभी एक धुंधली सी आकृति उसकी ओर दौड़ी। रामप्रसाद काका ने अपनी पूरी ताकत से शंकर को धक्का दिया। शंकर दूर जा गिरा, लेकिन काका उस बोझ की जद से बाहर नहीं निकल पाए। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ स्टील की प्लेटें और क्रेन का टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर आ गिरा। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर धूल का गुब्बार छंटा। विदेशी मेहमानों की आंखें डर से फटी हुई थी। तिवारी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी झूठी चमक की दुनिया एक ही पल में ढह चुकी थी। शंकर, जो धूल में सना हुआ था, कांपते हुए उठा। उसने उस मलबे के ढेर की तरफ देखा जहां 1 सेकंड पहले रामप्रसाद काका खड़े थे, जिसने उसे काम सिखाया था, जिसने उसे अपनी रोटी खिलाई थी और जिसने आज उसे एक नई जिंदगी दी थी। फैक्ट्री की झूठी चमक उतर चुकी थी और उसके नीचे दबा हुआ बदसूरत खूनी सच अब सबके सामने था। टाइम बम फट चुका था और इसकी गूंज राठौर स्टील एम्पायर की नींव हिलाने वाली थी। हादसे के बाद के कुछ पल शून्य में बीत गए। फिर सन्नाटा चीखों और हाहाकार में बदल गया। विदेशी प्रतिनिधिमंडल के सुरक्षा गार्ड उन्हें तुरंत वहां से बाहर ले जाने लगे। उनके चेहरों पर डर और घृणा के भाव थे। मजदूर मलबे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। रामप्रसाद काका का शांत, कुचला हुआ हाथ उस खूनी मलबे के नीचे से झांक रहा था, जो तिवारी के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील की तरह था। तिवारी, जो कुछ पल पहले तक सदमे में खड़ा था, अचानक अपने असली रूप में आ गया।
उसका पहला विचार मदद या शोक नहीं, बल्कि नुकसान को नियंत्रित करना था। इस सिक्योरिटी, वह अपने गार्डों पर चिल्लाया, इन साहब लोगों को गेस्ट हाउस ले जाओ और बाकी सब इस एरिया को खाली करो फौरन। यह एक हादसा है, लापरवाही का नतीजा। उसकी नजर शंकर पर पड़ी, जो अभी सदमे में जमीन पर बैठा मलबे को घूर रहा था। तिवारी ने अपनी नाकामी का सारा ठीकरा उस पर फोड़ने का फैसला किया। यह सब इसकी वजह से हुआ है। इसी ने बिना इजाजत के क्रेन चलाई, इसी ने उस बुढ़े को मारा है, पकड़ो इसे। तिवारी के शब्द सुनकर शंकर का सदमा गुस्से में बदल गया। वह एक घायल शेर की तरह दहाड़ता हुआ उठा और तिवारी की ओर झपटा। हत्यारे, तूने मारा है काका को, तेरे पापों ने उनकी जान ली है। दो चार मजदूरों ने शंकर को पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग तिवारी को झुलसा रही थी। और तभी उस अराजकता और शोर के बीच एक शांत लेकिन दृढ़ कदम आगे बढ़ा। भीड़ अपने आप हटती गई। यह बिरजू था, लेकिन अब उसके कंधे झुके हुए नहीं थे। उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उसकी आंखें किसी डरे हुए मजदूर की नहीं, बल्कि किसी शासक की थी जिनमें एक तूफान कैद था। वह मलबे और तिवारी के बीच आकर खड़ा हो गया। तिवारी, आवाज में इतना वजन और अधिकार था कि एक पल के लिए सब कुछ थम गया। शंकर, जो संघर्ष कर रहा था, रुक गया। तिवारी, जो चिल्ला रहा था, चुप हो गया। उसने घूरकर उस मैले कुचैले मजदूर को देखा। तू कौन होता है मेरा नाम लेने वाला? तिवारी गराया। बिरजू ने जवाब नहीं दिया। उसने बस तिवारी की आंखों में सीधे झांका। एक मरे हुए इंसान पर अपनी गलतियों का इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी आवाज, तिवारी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। विक्रम ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगी कालिख को हाथ से पोंछा। उसने अपने सिर पर बंधा मैला गमछा खींचकर उतार दिया। उसके बिखरे हुए बालों के नीचे उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। वह चेहरा जो फैक्ट्री के मुख्य ऑफिस में उसके पिता की तस्वीर के बगल में लगा था। तुम मुझे हर रोज रिपोर्ट करते हो तिवारी। विक्रम की आवाज अब और गहरी और स्पष्ट हो गई थी। तुम मुझे बताते हो कि मेरा परिवार कितना खुश और सुरक्षित है। देखो चारों ओर, क्या यह खुशी है? क्या यह सुरक्षा है? उसने मलबे की ओर इशारा किया। मैं बिरजू नहीं हूं। एक पल की खामोशी, और फिर जैसे बिजली गिरी। मैं विक्रम सिंह राठौर हूं। यह शब्द नहीं थे, एक परमाणु बम था जो उस फैक्ट्री में गिरा था। मजदूरों की सांसें अटक गईं। शंकर की आंखें अविश्वास से फैल गईं। और तिवारी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके पैर कांपने लगे। जिस झूठ की इमारत को उसने इतने सालों में बनाया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जिस देवता को वह पूजने का नाटक करता था, वह पिछले 15 दिनों से उसके नरक में एक आम इंसान की तरह जी रहा था। उसके हर पाप का गवाह बन रहा था। विक्रम घूमा और उस सिक्योरिटी चीफ को आवाज दी जो मेहमानों के साथ आया था। शर्मा, इस आदमी को, मैनेजर तिवारी को अभी इसी वक्त गिरफ्तार करो। इस पर आपराधिक लापरवाही, धोखाधड़ी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। इसका ऑफिस और सारे रिकॉर्ड अभी सील कर दो। शर्मा और उसके गार्ड, जो खुद हैरान थे, तुरंत आगे बढ़े और तिवारी के हाथों में हथकड़ी डाल दी। तिवारी ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी सारी अकड़, सारा जहर उतर चुका था। विक्रम फिर शंकर की ओर मुड़ा, जो अब भी स्तब्ध खड़ा था। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शंकर, तुम सही थे। तुम अकेले सच के लिए लड़ते रहे। आज से तुम मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण समिति के अध्यक्ष होंगे। तुम्हारी आवाज इस कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण आवाज होगी। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह उसके संघर्ष का सम्मान था। अंत में विक्रम उस मलबे के पास गया जिसके नीचे राम प्रसाद काका दबे थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी काका, वह फुसफुसाया। उसने तुरंत शहर के सबसे अच्छे अस्पताल से एम्बुलेंस और बचाव दल बुलाने का आदेश दिया। उसने उसी समय घोषणा की, राम प्रसाद काका का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी आज से राठौर इंडस्ट्रीज की है और इस फैक्ट्री के गेट पर उनकी एक प्रतिमा लगेगी, ताकि हम कभी ना भूलें कि एक असली नायक कैसा होता है। तिवारी को हथकड़ियों में ले जाया जा रहा था। मजदूरों के चेहरे पर सदमा, अविश्वास और दशकों बाद उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। और उन सब के बीच विक्रम सिंह राठौर अपने पिता की फैक्ट्री के खंडहर पर खड़ा था। बिरजू मर चुका था। आज एक नए सेठ का पुनर्जन्म हुआ था। एक ऐसा सेठ जो मुनाफे के आंकड़ों से नहीं, बल्कि अपने लोगों के आंसुओं और बलिदान से बना था। विक्रम के पुनर्जन्म के बाद की सुबह राठौर स्टील एम्पायर की चिमनियां शांत थी। इतिहास में पहली बार फैक्ट्री को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया था। यह बंद किसी हड़ताल या तालाबंदी के कारण नहीं था, बल्कि शोक और आत्मनिरीक्षण के लिए था। पहला काम राम प्रसाद काका को अंतिम विदाई देना था। उनके अंतिम संस्कार में पूरी फैक्ट्री उमड़ पड़ी थी। सबसे आगे काका की अर्थी को कंधा देते हुए 4 लोग थे। उनका बेटा शंकर, एक और पुराना मजदूर, और चौथा कंधा विक्रम सिंह राठौर का अपना था। एक अरबपति मालिक को अपने मजदूर की अर्थी को कंधा देते हुए देखकर लोगों की आंखों में अविश्वास और सम्मान एक साथ तैर गए। विक्रम ने सिर्फ काका के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि उनके दुख में एक परिवार के सदस्य की तरह शामिल हुए। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने मजदूरों और मालिक के बीच की दशकों पुरानी दीवार में पहली दरार डाल दी थी। फैक्ट्री बंद होने के दौरान अंदर एक अलग तरह का काम चल रहा था। तिवारी की गिरफ्तारी के बाद एक स्वतंत्र ऑडिट टीम ने
हर फाइल, हर रजिस्टर और हर खाते की जांच शुरू कर दी। एक एक करके व्यवस्था में बैठे तिवारी के सारे सांप बेनकाब होने लगे। स्क्रैप की चोरी से लेकर सुरक्षा उपकरणों के घोटाले तक हर परत उधड़ रही थी। 2 सुपरवाइजरों और अकाउंट सेक्शन के एक क्लर्क को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। फैक्ट्री की सफाई अब सफेदी से नहीं बल्कि जहर को जड़ से निकालकर की जा रही थी। विक्रम ने तिवारी की जगह किसी बाहर के मैनेजर को नहीं रखा। उन्होंने भानु प्रताप सिंह को नया प्लांट हेड बनाया, जो पिछले 30 सालों से उसी फैक्ट्री में एक ईमानदार और मेहनती इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। भानु जी को देव सिंह राठौर ने खुद नौकरी पर रखा था और वह मजदूरों के बीच अपने काम और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। यह फैसला एक स्पष्ट डेवा संदेश था। अब योग्यता और ईमानदारी की कद्र होगी, चापलूसी की नहीं। सप्ताह के अंत में मजदूर सुरक्षा और कल्याण समिति की पहली बैठक हुई। मीटिंग शानदार कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि फैक्ट्री के कैंटीन में हुई, जहां सब बराबर बैठ सके। समिति का नेतृत्व शंकर कर रहा था और उसके साथ 10 अन्य चुने हुए मजदूर थे। उस मीटिंग में विक्रम भी एक सदस्य की तरह बैठे थे, हाथ में एक नोटबुक और पेन लेकर, सुनने के लिए, आदेश देने के लिए नहीं। शंकर, जो अब तक सिर्फ गुस्सा करना जानता था, आज पहली बार अपनी आवाज का सही इस्तेमाल कर रहा था। उसने एक एक करके मांगे रखी। सेक्शन 7 की क्रेन समेत सभी पुरानी और खतरनाक मशीनों को तुरंत बदला जाए। हर मजदूर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, जो हमेशा उपलब्ध रहें। बस्ती में साफ पानी के लिए एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया जाए और पक्की नालियों का निर्माण हो। वेतन और ओवरटाइम की गणना के लिए एक पारदर्शी डिजिटल सिस्टम बनाया जाए। कैंटीन का ठेका बदला जाए और खाने की गुणवत्ता समिति की निगरानी में तय हो। विक्रम ने हर एक मांग को सुना और बिना किसी बहस के हर मांग के आगे लिखा, स्वीकृत। उन्होंने घोषणा की कि इन सभी बदलावों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद विक्रम ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जमशेदपुर में ही फैक्ट्री के पास बने कंपनी के गेस्ट हाउस में स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया। उनका मुंबई का आलीशान पेंट हाउस अब उन्हें सोने के पिंजरे जैसा लगता था और वह दोबारा उस पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते थे। कुछ दिनों बाद विक्रम अकेले पार्वती की झुग्गी में पहुंचे। पार्वती का बेटा मोहन अब अस्पताल से लौट आया था और पहले से बेहतर था। विक्रम को अपने सामने देखकर पार्वती सकपक आ गई। सेठ जी, आप यहां? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। पार्वती बहन, मैं सेठ बनकर नहीं, एक गुनहगार बनकर आया हूं। आपकी और आपके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। कृपया मुझे माफ कर दें। विक्रम की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखकर पार्वती की आंखें भर आईं। यह लीजिए। विक्रम ने कुछ कागजात उसे देते हुए कहा, यह मोहन की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप है। कंपनी उसे तब तक पढ़ाएगी जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। और यह आपके लिए घर के कागजात हैं। कंपनी ने बस्ती के पास ही कर्मचारियों के लिए पक्के क्वार्टर बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह पहला घर आपका होगा। पार्वती कुछ बोल नहीं पाई, बस उसके आंसू बहते रहे। विक्रम ने जाते जाते मोहन के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे के तकिए के नीचे अब भी वह सस्ता सा देवी मां का ताबीज रखा था, जिसे बिरजू ने दिया था। सोने की चेन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन आज विक्रम के पश्चाताप ने उसके भविष्य को सुरक्षित कर दिया था। एक सप्ताह बाद जब फैक्ट्री का गेट दोबारा खुला तो माहौल बिल्कुल अलग था। मशीनें वही थीं, शोर वही था, लेकिन मजदूरों के चेहरों पर डर की जगह एक आत्मविश्वास था। वे अब झुके हुए कंधों के साथ नहीं बल्कि सिर उठाकर चल रहे थे। यह एक नई सुबह थी, राठौर स्टील एम्पायर के लिए, उसके मजदूरों के लिए और सबसे बढ़कर विक्रम सिंह राठौर के लिए। 1 साल बाद समय मरहम भी है और निर्माता भी। 1 साल में राठौर स्टील एम्पायर की आत्मा बदल चुकी थी। फैक्ट्री की चिमनियां अब भी धुआं उगलती थी, लेकिन अब यह धुआं सिर्फ उत्पादन का नहीं बल्कि प्रगति का प्रतीक था, जिसमें इंसानियत भी शामिल थी। विक्रम सिंह राठौर अब अपने जमशेदपुर वाले गेस्ट हाउस की बालकनी में बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। यहां से उन्हें फैक्ट्री का मुख्य द्वार दिखाई देता था। उस द्वार पर अब एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का कोई झूठा अवार्ड नहीं था। उसकी जगह अब कौंसिन बालकिंदान की एक आदमकद प्रतिमा थी। यह किसी राजा या उद्योगपति की नहीं बल्कि एक साधारण से मजदूर राम प्रसाद काका की थी। प्रतिमा में वह काम करते हुए दिखाए गए थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक गरिमा और संतोष का भाव था। प्रतिमा के नीचे लगी पट्टिका पर लिखा था, इस फैक्ट्री का असली मालिक यहाँ काम करने वाला हर मजदूर है, स्वर्गीय राम प्रसाद जी की स्मृति में। विक्रम हर सुबह इस प्रतिमा को देखते थे और यह उन्हें याद दिलाती थी कि उनकी असली जिम्मेदारी स्टील बनाना नहीं बल्कि इंसानों के भरोसे को बनाए रखना है। चाय खत्म करके वह फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। अब वह सूट बूट में नहीं बल्कि एक सामान्य इंजीनियर की तरह सेफ्टी हेलमेट और जैकेट पहने हुए थे। मजदूर अब उन्हें देखकर डर से सिर नहीं झुकाते थे बल्कि सम्मान और अपनेपन से मुस्कुराकर नमस्ते सेठ जी कहते थे। वह अब सिर्फ सेठ नहीं सबके सेठ जी थे। सेक्शन 7 जो कभी मौत का इलाका माना जाता था अब फैक्ट्री का सबसे आधुनिक हिस्सा था। वहां एक नई जर्मन निर्मित क्रेन चुपचाप और कुशलता से अपना काम कर रही थी। हर मशीन पर नए सेफ्टी गार्ड लगे थे और हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। वह सीधे कैंटीन की ओर बढ़े। दोपहर का भोजन अब एक अपमान नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव था। साफ सुथरी मेजें, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। विक्रम ने अपनी प्लेट ली और मजदूरों के साथ ही एक टेबल पर बैठ गए। उनके सामने शंकर बैठा था, जो अब एक आत्मविश्वास से भरा लीडर बन चुका था। सेठ जी, रोलिंग मिल के लिए जो नई तकनीक हमने सुझाई थी
उससे उत्पादन 10% बढ़ गया है और बिजली की खपत भी कम हुई है। शंकर ने खाना खाते हुए बताया। मैंने रिपोर्ट देखी शंकर, यह शानदार काम है, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी समिति सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि समाधान भी ला रही है। यही तो मैं चाहता था। उनकी नजर कैंटीन के कोने में खेल रहे एक बच्चे पर पड़ी। वह मोहन था, पार्वती का बेटा। पार्वती अब पैकिंग सेक्शन की सुपरवाइजर थी और मोहन पास के एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। कंपनी की बस उसे रोजाना बस्ती से स्कूल ले जाती और छोड़ती थी। हाँ, बस्ती। अब उसे झुग्गी बस्ती कहना उसका अपमान होगा। वह देव सिंह नगर के नाम से जाना जाने वाला एक साफ सुथरा रिहायशी इलाका था। पक्के मकान, चौड़ी सड़कें, एक छोटा सा पार्क और हर घर में साफ पानी का नल। यह बदलाव रातों रात नहीं आया था, लेकिन यह एक मजबूत इरादे का नतीजा था। शाम को विक्रम अपने ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस अब भी वही था, लेकिन दीवारों पर लगे चार्ट्स बदल गए थे। अब वहां सिर्फ प्रॉफिट और प्रोडक्शन के ग्राफ नहीं थे, बल्कि एक्सीडेंट फ्री डेज, दुर्घटना मुक्त दिन, कर्मचारी संतुष्टि सर्वे और पर्यावरण सुधार के चार्ट भी थे। उनकी मेज पर बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड के लिए एक नॉमिनेशन पत्र पड़ा था। उन्होंने उसे बिना पढ़े उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उन्होंने अपनी नजर दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर टिकाई। देव सिंह राठौर तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी ईमानदारी की चमक थी। विक्रम को लगा जैसे उनके पिता उनसे पूछ रहे हों, बेटा, मेरी विरासत का क्या किया? विक्रम ने मन ही मन जवाब दिया, पिताजी, मैंने आपकी बनाई मशीनों को तो बदला, लेकिन आपके बनाए उसूलों को फिर से जिंदा कर दिया है। यह फैक्ट्री अब सिर्फ स्टील नहीं बनाती, यह सम्मान बनाती है, यह अवसर बनाती है, यह एक बेहतर भविष्य बनाती है। उन्हें एक गहरा सुकून महसूस हुआ। एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी खोखली थी, लेकिन एक बच्चे की मुस्कान, एक मजदूर का सम्मान और एक विधवा की आंखों में कृतज्ञता, यही उनकी असली कमाई थी, यही उनकी सच्ची विरासत थी। राख में छिपी चिंगारी ने न केवल एक सड़ी हुई व्यवस्था को जलाकर राख कर दिया था, बल्कि एक नई, मजबूत और मानवीय इमारत की नींव भी रखी थी, जो आने वाले कई सालों तक हजारों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनकर खड़ी रहने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी राख में छिपी चिंगारी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ऊंचाई इसमें नहीं कि आप कितने ऊंचे पद पर हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह राठौर को एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के अवार्ड ने वो सम्मान और सुकून नहीं दिया जो एक मजदूर की अर्थी को कंधा देकर और एक बच्चे के सिर पर हाथ रखकर मिला। हमारी जिंदगी में भी हम कई बार अपनी ही बनाई हुई आरामदायक दुनिया में सच से दूर हो जाते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी दूसरों के जूते पहनकर चलना जरूरी होता है, ताकि हमें रास्ते के कांटों का सही अंदाजा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें